पुतिन साहब ने ये एक डिसीजन दिया है कि भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी रशिया में। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुखोई 57, जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैपेसिटी है, राडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो इंडिया को देने को तैयार है बहुत ही सस्ते दामों में, और वो रुपीज में लेने को तैयार है। रशिया इज ऑफरिंग सारे, उन्होंने इंडिया के सारे कंडीशंस मान लिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज एक बार फिर से एक अहम मुद्दा लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। बात करेंगे भारत और रशिया के बढ़ते हुए रिश्तों के बारे में, और जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनको आप लगातार हमारे और बाकी अलग अलग चैनल्स पर सुनते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आजकल हम कई सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करते हैं। ज्यादातर तो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स पे चर्चा हो रही है, लेकिन उसी के बीच भारत और रशिया के बीच जो रिश्ते हैं उन पे भी एक चर्चा बनती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से शुरुआत हुई थी भारत और रशिया के रिश्तों के बीच में, एक स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी से रिलेटेड रिश्ते थे, और उससे आगे बढ़कर आज रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे भारत और रशिया आपस में बहुत ज्यादा उनके संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभी जो एक और खबर आई है वो ये कि रशिया ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी है, जो जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। जो बढ़ते हुए रिश्ते हैं भारत और रशिया के, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि अब भारत रशिया से 5 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल भी लेगा, सुखोई 57 भी लेने की आशंका जताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, और 4 बिलियन डॉलर्स का एडवांस रेडार सिस्टम भी लेने की बात आ रही है सामने, और साथ ही साथ आईएनएस तुशील वॉरशिप भी रशिया से लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं, किस तरफ आप भारत और रशिया के रिश्ते जाते हुए देख रहे हैं? अंबर जी, पहले जो था, जो रिलेशनशिप था, वो सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप था। आपको याद है कि 1971 में रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी थी अमेरिकन सेवन फ्लीट के अगेंस्ट। जब अमेरिकन फ्लीट और ब्रिटिश फ्लीट इंडियन ओशन में आ चुके थे, उनको रोका था रशियन सबमरीन में। और आज ही के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने। 93,000 फोर्सेस, उनकी आधी से ज्यादा फोर्सेस ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे। ये आज के दिन ही हुआ था, 53 साल पहले। और देखिए, आज ही के दिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो 53 साल बाद जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गेस्चर किया था, अब रशिया ने डिसाइड किया है कि भारतीय नागरिक रशिया के अंदर जब आएंगे, उनको वीजा फ्री ट्रैवल मिलेगा। अभी जो है स्थिति है, अभी आपको अगर रशिया जाना है तो कम से कम आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। 4 से 5 दिन उसका वीजा का प्रोसेस लगता है। बट वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा भारतीयों को फ्रॉम जनवरी 1, 2025। देखिए, रशिया वांट्स टू एनहांस द डिफेंस टाइज टू बी कल्चरल, टू कल्चरल टाइज एंड इकोनॉमिक टाइज एज वेल। इसको बोलते हैं दोनों देश के नागरिकों के बीच में एक एक्सचेंजेस करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाने का बात चल रहा है। देखिए, अभी 2023-24 की बात चल रही है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि देयर हैज बीन अराउंड 60,000 इंडियन टूरिस्ट हैव गॉन टू रशिया आज की टाइम पे, और ये फिगर आगे बढ़ेगा भी है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 140 करोड़, तो 60,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है। एंड वी नो कितने लोग यूरोप जाते हैं, कितने लोग पेरिस जाते हैं, कितने लोग लंदन जाते हैं, पर बहुत कम लोग रशिया जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वी अप्रिशिएट रशिया, हमको रशिया के बारे में लगता है कि इट्स अ टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड, बट हमारे पास पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस नहीं था। अब उसी के डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि पुतिन साहब ने ये एक डिसीजन दिया है कि भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी रशिया में। इसके कारण पीपल टू पीपल एक्सचेंज टाइज बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी रशिया जाते ही हैं मेडिकल स्टडीज एंड अदर चीज के लिए, जिसके कारण ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगा। इसमें क्या होगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन
इंडियन जो लोग उधर जाएँगे, इंडियन वेशभूषा देखेंगे और वो भी रशिया की कुछ अच्छी चीज़ें वो भी अपनाएँगे। तो एक तरह से दोनों कंट्री के बीच में एक सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर विल राइज़ इन रशिया एज़ वेल। देखिए रशिया ने अभी क्या किया है, चाइना और ईरान को ये फैसिलिटी दी है, तो उसके कारण उधर टूरिस्ट बढ़ गए। सिमिलरली इंडिया और रशिया के बीच में टूरिज़्म बढ़ेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेगा। चलिए, सेकंड चीज़ आपने ये बताई थी कि इकोनॉमिक टाइज़ भी इम्प्रूव हो रहे हैं। अभी रशिया और इंडिया ने पिछले हफ्ते ही करार किया है कि एवरी डे इंडिया विल बाय एट लीस्ट 500,000 5 लाख बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। आपको मालूम है कि रशिया और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अराउंड 56 से 57 बिलियन डॉलर है। रशिया इज होल्डिंग अक्यूमुलेटेड इंडियन रुपीस इन इट्स अकाउंट। तो आपने हमने ऑलरेडी पीछे भी एक सेशन किया था, जहाँ पे हमने बोला था कि रशिया वो पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन इंडियन रेलवे सेक्टर और यहाँ पे लोकोमोटिव्स बनाए जाएँगे, व्हीकल्स बनाए जाएँगे जो रशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये तो एक सोने पे सुहागा हो गया। इकोनॉमिक टाइज़ भी हमारे स्ट्रेंथन होंगे और हमारा एक टारगेट है कि 2030 तक हमारा जो रशिया के से हमारा जो ट्रेड टाइज़ है वो $100 बिलियन पहुँच जाए और जो हमारा डेफिसिट है अभी $56 बिलियन उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं। सर मैम एक और एक चीज़ है, थर्ड आता हूँ मैं डिफेंस टाइज़ के ऊपर। देखिए, आपको मालूम है कि हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा टेंडर खोला है, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। ये है 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर $20 बिलियन। तो इसका मतलब इंडिया के रुपीस के संदर्भ में 1,70,000 करोड़ होता है। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुकोई 57 जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैपेसिटी है, राडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो इंडिया को देने को तैयार है बहुत ही सस्ते दामों में और वो रुपीस में लेने को तैयार है। सेकंड, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना चाहता है, लोकलाइज्ड प्रोडक्शन के साथ भी करना चाहता है। तो मैम ये एक तरह से आप देख लीजिए, रशिया इज ऑफरिंग सारे उन्होंने इंडिया के सारे कंडीशंस मान लिए। और एक और एक चीज़ है कि इंडिया के सारे डिफेंस जो मिसाइल्स हैं, जो इंडिया डेवलप कर रहा है, उसको भी हम सुकोई 57 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब वो सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एवियोनिक्स के जितने भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, वो दे विल बी सेंडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ नो हाउ टू इंडिया। फिर बात ये भी चल रही है, आपको याद होगा ऑर्शनिक जो एक मिसाइल है, जो रशिया ने यूक्रेन पे छोड़ी थी, उसकी जो कैपेसिटी है, जो स्पीड है उसकी माक 11 है और वो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। इंडिया वो चाहता है कि वो मिसाइल भी भारत इंडिया में बनाए। तो मैम ये चीज़ ऐसा है कि आपको मालूम जी। होगा ब्रह्मोस, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी स्पीड है माक 3, द स्पीड ऑफ द साउंड बोलते हैं माक 4। ये जो ऑर्शनिक है इट इज़ माक 11, 4 टाइम्स मोर, ठीक है? सेकंड आपने जैसे बताया था कि इंडिया अभी एक रेडार लेने वाला है, इट इज़ वर्थ अराउंड $4 बिलियन। ये जो रेडार रहेगा अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट भी आता है, एनिमी मिसाइल्स भी आती है, ड्रोन्स भी आता है, उसको 8,000 किलोमीटर दूर वो स्पॉट कर देगा, उसका रेडियस रहेगा। तो इसका एरिया अराउंड 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में वो मतलब टोटल देख सकेगा। तो इंडिया ये भी लेने वाला है। और आपने ये भी बताया था कि आईएनएस सुशील जो वॉरशिप है, इंडिया ने अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अभी गए थे रशिया। वहाँ पे कालिनिंग्राड में उन्होंने ये वॉरशिप को कमीशन करके आए हैं। और देखिए जब वो गए थे रशिया, तो उन्होंने डायरेक्ट मीटिंग की व्लादिमीर पुतिन से। इससे पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी गए थे, उनको भी डायरेक्ट पुतिन साहब ने मिले थे। हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो भी जाके पुतिन से मिले थे। मैम जनरली आपने देखा होगा कि जनरली यहाँ का एक रैंक ऑफ ऑफिशियल अगर रशिया जाता है, उसको उस कंट्री का उसी रैंक का ऑफिशियल मिलता है। पर यहाँ पे देखिए एनएसए डोभाल साहब को मिले, एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब से मिले, फिर उन्होंने राजनाथ सिंह से भी मिले। तो पुतिन साहब कितना मतलब स्ट्रेटेजिक टाइज मानते हैं इंडिया को, रशिया कितना वैल्यूएबल एलाई मानते हैं इंडिया को।
सेकंड, आपको 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ आया था, रशिया हैज़ कॉशन्ड इंडिया कि आप अमेरिकन फाइटर जेट्स मत लीजिए। वो बोल रहे हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने $20 बिलियन का टेंडर निकाला है, उसके अंदर अमेरिकन जेट्स जैसे F-35 है, F-21 है, F-16 है, F-18 है, इन लोग अमेरिका ने वो ऑफर किया है। तो रशिया ने बोला है कि अमेरिका के पास एक किल स्विच है। वो चाहता है तो वो चाहे तो रिमोटली उस एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकता है। और ये बात सही भी है। 1999 के जब कारगिल वॉर हुआ था तब अमेरिका ने F-16 का जो रिमोट किल स्विच उस समय भी कर दिया था। पाकिस्तान वाले वो जेट्स लूट ही नहीं कर पाए। मतलब हम पैसे भी अगर अमेरिका को दे देंगे, अगर हमको वो जेट यूज़ करना नहीं करना, हमको अमेरिका की परमिशन चाहिएगी। तो रशिया ने बोल दिया कि आपको वो सब ज़रूरत नहीं है, आप पैसा इधर दोगे, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा यूज़ करो। सेकंड, आप जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हो, वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर चाहो तो हमको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब रशिया इंडिया में अगर वो चाहे तो वो अगर रशिया में डेफ़िसिट होगा तो रशिया इंडिया से भी ले लेगा। तो एक डीपर इकोनॉमिक कल्चरल और डिफेंस कोऑपरेशन बोलते हैं इसको। इट इज़ एन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप रशिया और चाइना के बीच में भी नहीं है। रशिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो $240 बिलियन का है। इंडिया का 60 से 65 बिलियन है। फिर भी जो इतना बड़ा जो मिलिट्री टाइज है, रशिया हैज़ ऑफर्ड इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिसाइल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडार्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबमरीन। तो एक तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वो ऑफर कर रहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक काम नहीं करता है, इंडिया इसको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करता है। चाइना क्या करता है, वो जो कोई भी कंट्री का आप उसको भेज दीजिए, उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसकी कॉपी बना देता है। रशिया को इससे ये चीज़ पसंद नहीं है। इंडिया के साथ रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन होता है। इसके अंदर एक पार्टनरशिप होता है, तो रशिया को मालूम है इंडिया पे भरोसा किया जा सकता है। और आपको मालूम है 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तब इंडिया ने रशियन इकोनॉमी को बेल आउट किया था। उस समय इंडिया वाज सपोज्ड टू पे 35,000 करोड़ रुपीस ऑफ डेब्ट टू रशिया। उस समय उनकी रूबल कोलैप्स हो गया था। तो फिर भी हमने उनको 31,500 करोड़ रुपए में वो सारा डेब्ट सेटल किया था। हम चाहते हैं अगर रूबल का वैल्यू अगर उस समय हम चाहते तो 100 करोड़ रुपए में हम उनका डेब्ट सेटल कर सकते थे। देन ऑल्सो इंडिया पेड 31,500 करोड़। सोचिए 91 में हमारी हालत बहुत खराब थी। हमारा सोना हमको इंग्लैंड भेजना पड़ा। उस टाइम पे अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हैज़ रेस्क्यूड रशिया। एक सुपर पावर था, फॉलिंग सुपर पावर था रशिया। उस समय रेस्क्यू किया था। तो इतना स्ट्रेटेजिक ट्रेड राइट्स है। तो एक तरह से दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक बल्ले-बल्ले रिलेशनशिप है और ये आगे जाके और भी बढ़ेगा। जी, बिल्कुल और यूँ ही नहीं कहा जाता कि रशिया और जो भारत की दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड है और ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम इतना उसको मतलब हर तरह की चैलेंजेस और सिचुएशन से गुज़र कर यहाँ आज इस मुकाम पर भारत और रशिया पहुँचे हैं। एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, इकोनॉमिक, कल्चरल हर स्तर पर भारत और रशिया के रिश्ते जो हैं काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन इसी सब के बीच जो रशिया और यूक्रेन जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट उसको लेकर ये खबरें हैं कि बहुत जल्दी ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में लगातार एस्केलेशन की भी खबरें आती रहती हैं। कब उम्मीद है कि हम इसको शांति हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर आते हुए देखेंगे? देखिए, मेरा मानना है शांति क्यों चाहेगा रशिया? जो रशियन न्यूक्लियर वेपन्स है, रशियन वेपन्स है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वो यूक्रेन में कर ही रहा है। हुँ। तो रशिया क्यों चाहेगा कि शांति आए? यूक्रेन को मत शांति चाहिए। अब वो चाहता है, रशिया चाहता है उसकी शर्तों पे हो और अमेरिका भी चाहता है कि उसको निकलना चाहे। तो रशिया नहीं चाहता कि जल्दी वॉर एंड करे, क्योंकि वो चाहेगा कि वॉर उसकी शर्तों पे हो। इंस्टिगेट किसने किया है यूक्रेन वॉर को? तो रशिया अमे भी नहीं चाह रहा, अमेरिका के बाइडेन भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच में यूक्रेन का एकदम पूरा एकदम फ्लैट कर दिया गया है उसका, जिसमें जो नुकसान हुआ है वो तो यूक्रेन का ही हुआ है। देखिए, यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है, उसकी जो क्रीम पॉपुलेशन है, वो यूरोप जा चुकी है। जो यूक्रेन का 20% ईस्टर्न भाग है, वो रशिया ने दैट हैज़ कम अंडर रशियन ऑक्यूपेशन।
ये जो 20% है जो ये रशियन डोमिनेटेड यूक्रेनियन रीजन था, ठीक है। जी। इधर सबसे ज्यादा मिनरल्स भी थे। द मिनरल्स आर वर्थ अराउंड 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर, और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट था, ठीक है। और अब यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है कि जो बाकी यूक्रेन है उसके अंदर 30 to 40% ऑफ द फार्मलैंड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्लैक रॉक, ठीक है। पोलैंड इज रेडी टू ऑक्यूपाई द नॉर्थ ऑफ यूक्रेन। तो एक तरह से यूक्रेन का पीसमेल पार्टीशन होगा। तो वो कैसे होगा, कैसे डिसाइड होगा, वो देखना है। आपको याद होगा ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के बीच में हुआ था, वैसे ही यूक्रेन का होगा। ईस्टर्न यूक्रेन तो रशिया के हाथ में आ चुका है। अब वेस्टर्न यूक्रेन को नेटो कैसे बांटेगा उसके ऊपर चल रहा है, और उसमें भी रशिया शर्त रख रहा है कि आपको यूक्रेन विल नॉट कम अंडर नेटो, ठीक है। तो जब तक ये बात अमेरिका नहीं मानेगा, ये वॉर बंद नहीं होने वाला है। और जी। आगे जाके आपको आपको ये भी बता दूं, रशिया अभी वॉर का स्कोप भी बढ़ा रहा है। आज ऐसी हालत है जो लिथुएनिया, जो कंट्रीज लाइक लिथुएनिया, वो डरा हुआ है, ठीक है। पोलैंड डरा हुआ है। उसको मालूम है कि रशिया कब उधर मिसाइल भेज दे, क्योंकि रशिया का एक एलाई है बेलारूस। उधर का जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, वो तो मतलब जो पुतिन साहब बोलते हैं इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। आपको आपने सुना भी होगा कि 10,000 नॉर्थ कोरियन फाइटर नॉर्थ कोरियन फोर्सेस आर फाइटिंग इन रशिया। ईरानियन एब्सोल्युटली। जो कामिकाजी जो ड्रोन्स है, वो भी अभी यूज किया जा रहा है रशियन यूक्रेन वॉर में। तो आप मेरे को ये बताइए, ये वॉर इकोनॉमी रशिया के लिए तो फायदेमंद है। जो तेल $30 बिकता था, आज 70, 75, $80 बिक रहा है। तो इसमें नुकसान नुकसान रशिया का है, अगर वॉर वॉर खत्म होता है तो। क्योंकि वॉर खत्म होते ही क्रूड के दाम $40 आ जाएंगे, तो किसको नुकसान है? एब्सोल्युटली। लेकिन हमने बात की थी भारत और रशिया के रिश्तों की। इसी सब के बीच में अभी एक और खबर ये कि रशिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। रशिया और पाकिस्तान की नज़दीकी से भारत को क्या किस तरह की सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? आपसे मैं जानना चाहूँगी। देखिए, इंडिया इंडिया रशिया के साथ हमारा पहले जो डिफेंस टाइज था, वी यूज हुँ। टू बोरो वी यूज टू द रशियन कंपोनेंट इन इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट वाज 76%। अब ये 38% हो गया है। इसमें जिम्मेदारी रशिया की खुद की है, क्योंकि वो खुद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर पा रहा है। जो S-400 की 5 यूनिट्स जिसको हमने 40,000 करोड़ में देके खरीदा है, उसके 3 यूनिट बेचा है। अभी तक 2 यूनिट बाकी है, ठीक है। अब रशिया देख रहा है कि इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया अपने $20 बिलियन ऑफ अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया पिछले 5-7 साल में। तो रशिया भी चाह रहा है कि उसका जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ बढ़े। तो रशिया क्या कर रहा है, तो उधर से प्याज, टोमेटो सब मंगाता रहता है, और वहां से वो व्हीट बेच रहा है। और सेकंड, हाँ, अभी आपकी बात सही भी है कि बातचीत चल रही है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में गैस पाइपलाइन चालू हो। सेकंड, उनके बीच में एक मिलिट्री ड्रिल्स भी हुई है। पाकिस्तान ने उनसे ड्रोन से के कुछ लिए हैं। तो आपको समझना चाहिए वो छोटे-मोटी चीजें ली है, उन्होंने क्रिटिकल चीजें नहीं दी है। ये चीज अगर रशिया नहीं बेचेगा तो वो पाकिस्तान किसी और से ले लेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया नोज़ द कंसर्न ऑफ इंडिया। तो ये आप छोड़ दीजिए, मीडिया ये छोटी-सी बातों का बात का बतंगड़ बनाता है। रशिया को मालूम है कि अगर उसने नहीं दिया तो पाकिस्तान टर्की से ले लेगा। तो क्यों छोड़े? आया हुआ धंधा क्यों छोड़े? अब हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। तो रशिया भी जानता है कि उसको पाकिस्तान से आ रहा है, तो पैसा ले लो। जी, बस मैं समझना चाह रही थी कि भारत और रशिया के रिश्ते एक तरफ इतने गहरे हैं और दूसरी तरफ रशिया और पाकिस्तान भी काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं। तो उससे भारत को देख कुछ कोई चैलेंजेस तो नहीं फेस करना पड़ सकता है या कोई सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? ये मैं देखिए बस समझ देखिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो ये मैटर्स में ध्यान दे रहे हैं। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो बखेड़ा है हमारी मीडिया करती रहती है, क्योंकि उनको अपना फ्रंट पेज भरना पड़ता है, ठीक है। जब तक वो सेंसेशनलिज्म क्रिएट नहीं करेंगे, उनके पेपर्स और टीआरपी नहीं बिकेगा ना, तो सब टीआरपी का खेल है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
और डोवाल साहब देख रहे हैं। हमको सब शांत रहने की ज़रूरत है, वी हैव टू ट्रस्ट देम, ठीक है? क्योंकि अगर रशिया से नहीं लेगा तो वो टर्की से ले लेगा, वो सऊदी से ले लेगा। तो रशिया भी सोचता है कि क्या फ़र्क पड़ता है? और देखिए ड्रोन्स जो रहता है, ड्रोन्स के लिए आपको मालूम ही है, ईरान के पास ड्रोन्स है, टर्की के पास ड्रोन्स है। और अगर एक और एक चीज़ है कि रशियन फ़ोर्सेस और पाकिस्तान फ़ोर्सेस के बीच में अगर मिलिट्री ड्रिल्स हो गई तो भी क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। कल अगर रशिया इन्वेड करना चाहे पाकिस्तान को आराम से कर पाएगा। दे विल बी नोइंग द रशियन टोपोग्राफी वेरी वेल। आप ऐसे सोचिए ना। सेकंड बात होती है रशिया और पाकिस्तान के बीच में पाइपलाइन का और ऑयल एक्सप्लोरेशन का और गैस एक्सप्लोरेशन का। मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पैसा कौन देगा इसके लिए? किसको चाइना अपना $30 बिलियन सीपेक में गवा के बैठा है। रशिया बेवकूफ नहीं है, पुतिन बेवकूफ नहीं। मैं इतना ही बोलूंगा। वो बोलेगा पाकिस्तान को कि पूरा पैसा आप लगाओ, हम देख लेंगे, हम टेक्नोलॉजी दे देंगे। पैसा कौन लगाएगा? बस इतनी सी बात है। जी, बिल्कुल। और बिज़नेस कर रहे हैं तो ठीक है, बट एक हद तक जब इस तरह के रिश्तों की बात है तो एक सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले ही कई सारे मतलब चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, प्लस हमारा एक होस्टाइल नेबरहुड है, तो ऐसे में ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। खैर हम तो सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं, लेकिन जिनको डिसीजंस लेने हैं, जो इस तरह के मसलों पर नज़र रखते हैं, तो I'm श्योर वो इसको देख रहे होंगे। और मैं आप मैं आपको यहाँ पे एक और एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रशियन एक्सपोर्ट्स था 76% था डिफेंस एक्सपोर्ट्स, वो हुँ, 38% आ गया। क्यों आया मालूम है? क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ कंपोनेंट्स लग रहे थे, तो इंडिया ने कंसर्न्स व्यक्त किए। तो इसके कारण अब रशिया को समझ में आ गया कि इंडिया के कंसर्न्स लेजिटिमेट है। तो क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन प्लांट लगा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। जी, लोकलाइज्ड तरीके से इंडिया से ही वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से लेगा, तो यहाँ की एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना मैम, हम लेट अस ट्रस्ट आवर डिफेंस मिनिस्टर, लेट अस हुँ, ट्रस्ट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मीडिया की बातों पे मत जाइए, उनको सेंसेशनलिज्म करने की आदत सी हो गई है। थोड़ी-सी हमको अपनी अक्ल लगानी चाहिए। बस इतना ही जी। बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। जी, बिल्कुल। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हमारे सारे ही सवालों और कंसर्न्स का आपने बहुत खूबी से, बहुत ही इलैबोरेटिव आंसर आपने दिया। उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।